हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम करेंगे आदर्शवाद का टॉपिक। ठीक है, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है जिसमें एक आदर्शवादी दृष्टिकोण भी आता है, जिसको आप इंग्लिश में आइडियलिज्म कह सकते हो या आइडियलिस्ट अप्रोच भी आप कह सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आदर्शवाद होता क्या है। ठीक है, तो आदर्शवाद क्या होता है, और दूसरी चीज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा आदर्शवाद के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में विशेषताएं कहते हैं। ठीक है, या आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो, या फीचर्स भी बोल सकते हो, या विशेषताएं भी बोल सकते हो। तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए सीधा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे आदर्शवाद। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में दो तरह से स्पेलिंग इसकी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद करना इजी है। पहले तो आपको आइडिया की स्पेलिंग आती होगी, और लिज्म कर दो, LISM, लिज्म कह सकते हो, या फिर आप इसको जो है वो आइडियलिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है हमारा इसमें कि इसमें M है और इसमें T है। देखिए, जब भी आप कोई भी टॉपिक करके आते हो तो वहां पर इंग्लिश का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, हिंदी में आदर्शवाद लिखा है तो साथ में मैंने इसकी इंग्लिश भी लिखी है। ठीक है, जैसे आप और भी कई सारे पॉइंट करते हो, इसके हम फीचर्स के पॉइंट करेंगे तो वहां पर भी आपके लिए इंग्लिश जो पॉइंट है उनको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक याद करते हो तो साथ में उसकी इंग्लिश भी याद करिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आदर्शवादी दृष्टिकोण होता क्या है। एक होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण, ठीक है, एक है हमारा आदर्शवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करती हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन कह लो या फिर आप इसको मीनिंग कह लो। ठीक है, मीनिंग कह लो, जिसे हम हिंदी में अर्थ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर अर्थ का मतलब हमारी जमीन या पृथ्वी वाला अर्थ नहीं है, यहाँ पर अर्थ का मतलब मीनिंग है, मीनिंग का मतलब अर्थ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आदर्शवादी दृष्टिकोण होता क्या है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि राजनीति शास्त्र में आदर्शवादी दृष्टिकोण का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि खुद राजनीति शास्त्र का है। आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा जो पास्ट है, जो हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान चल रहा है, उसको बहुत ही कम महत्व देते हैं, बल्कि हमारा जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण के विद्वान एक ऐसे सिद्धांतों की, ऐसे नियमों और कानूनों की स्थापना करना चाहते हैं या फिर उनका निर्माण करना चाहते हैं जो कि हमारे भविष्य को सुधार सके, भविष्य को बहुत ही अच्छा बना सके, हमारी आगे आने वाली जो नस्लें हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनका मार्गदर्शन किया जा सके, उनको बताया जा सके कि उन्हें कौन सी चीज किस तरह से उन्हें करनी चाहिए। तो याद रखिएगा, सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है वो यही है कि हमारे आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित रहते हैं, भविष्य की ज्यादा चिंता करते हैं। वो इतना पास्ट जो बीत चुका है या जो हमारा प्रेजेंट है उसके बारे में बहुत ही कम सोचते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज जरूर आपको लिखनी है कि हमारे एक यूनानी विद्वान है प्लेटो, ठीक है, जिनको प्लेटो कहते हैं। ठीक है, इनकी स्पेलिंग है, ठीक है, इस तरह से प्लेटो लिखते हैं, या फिर अंग्रेजी में आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लेटो इनको बोलते हैं, इनको पहला आदर्शवादी विद्वान कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जो आदर्शवादी दृष्टिकोण के मैंने भी आपको बताया कि ये फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, भविष्य के बारे में ज्यादा इनकी सोच बनी रहती है, और इसी वजह से इनकी आलोचना भी की जाती है, इनका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? इनकी जो आलोचना करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि ये फ्यूचर की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि किसी को भी नहीं पता इस दुनिया में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज हम लोग सब सही हैं, अचानक से सुनामी आ जाए तो कौन सा फ्यूचर, हमें क्या पता कब सुनामी आ जाए या कब कुछ ऐसी विपदा पड़ जाए सारी दुनिया खत्म हो जाए। तो जो आदर्शवादी विद्वान है वो फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं, जबकि किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में हमारा फ्यूचर होगा भी कि नहीं भी होगा। इसी वजह से इनका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण की हमारी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, एक तो मेरे यहाँ कुछ पंखे का भी साधन नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। इंग्लिश में हम जो है इसे फीचर्स भी कह सकते हैं।
चलिए पहला फीचर बताती हूँ मैं इसका। पहला जो हमारा फीचर आएगा वो है, ये ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है। ठीक है, व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है। तो लिखा गया है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उनका मानना है कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, अपने बिहेव में, अपने स्वभाव में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये जो मनुष्य होता है उसके अंदर दया की भावना, क्षमा कर देने की भावना, दूसरों के कल्याण की भावना, ठीक है, शांति बनाए रखने की जो चीजें होती हैं, एक दूसरे से हमदर्दी होती है, भाईचारे की जो भावना होती है, ऐसी सारी जो चीजें होती हैं वो मनुष्य के बिहेव में, उसके स्वभाव में पाई जाती है। और उनका मानना है कि जब ये सारी चीजें एक मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, ये सारी मानव जाति के अंदर पाई जाती हैं, तो विश्व में शांति बहुत अच्छे से स्थापित की जा सकती है। इनका पहला फीचर यही है। कहने का मतलब पता क्या है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही कल्पनाओं में जीते हैं, बहुत ही अपनी मनगढ़ंत चीजें बनाते हैं, लेकिन रियलिटी तो इससे बिल्कुल अलग होती है। आज के आप ह्यूमन को इनके जो इन्होंने थॉट दिया है उससे कंपेयर करके देखो, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम पे हर मनुष्य इतना ज्यादा बेईमान बन चुका है, झूठ बोलता है, दूसरे के बारे में तो सोचना बहुत दूर की बात है, अपनी फैमिली मेंबर के बारे में नहीं सोचते हैं, और इसी वजह से इनका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले एक बात और बता दूं। आपको जब भी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि मान लो ये क्वेश्चन आता है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं को बताते हुए उसकी आलोचना कीजिए। जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है उसकी विशेषताओं को बताते हुए उसका क्रिटिसिज्म कीजिए, उसकी आलोचना कीजिए। तो बच्चे पता है कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मैंने भी किया गलती इसलिए सुधारवा रही हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले फीचर्स भर देंगे, ठीक है, फीचर जितने भी लिख देंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे कि हम आलोचना कर रहे हैं। आप लिखते तो सही हो, जो मांगा है वही लिख रहे हो, लेकिन लिखने का भी एक तरीका होता है। बच्चे हमेशा ही शिकायत करते हैं कि जी मैं तो सारा पेपर लिख के आया था, सही लिख के आया था, फिर भी नंबर कम आए हैं। देखिए यहाँ पर जो पेपर में लिखने का जो सबसे मेन मुद्दा होता है ना, वो हमारे लिखने के स्टाइल का होता है, हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मान लो वही क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल के रखा है कि उसकी विशेषताएं भी बताइए और क्रिटिसिज्म भी कीजिए। तो आप क्या करोगे, पेपर में कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपने ये फीचर लिखा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दिया आपने, ठीक है, सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करोगे, इसी पॉइंट के नीचे हेडिंग लिखोगे आप आलोचना, ठीक है, आलोचना लिखोगे जिसको हम क्रिटिसिज्म बोलते हैं। यानी जो भी आपने फीचर लिखा है उसके नीचे ही उसी फीचर का क्रिटिसिज्म भी साथ में करिएगा। ऐसा मत करना कि सबसे पहले आधा पेज जो है 1.5 पेज भर दिया आपने विशेषताओं का, फिर आपने क्रिटिसिज्म शुरू किया है। नहीं, सबसे पहले आपको फीचर लिखना है और उसी के नीचे ही उसी पॉइंट की आलोचना भी कर देनी है। इस तरह से आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। जो गलती मैं कर चुकी हूँ प्लीज आप मत कीजिएगा, मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे फीचर की ओर, ठीक है। हमेशा वीडियो जो होती है वो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होती है। आप जब भी किसी वीडियो को सुनते हो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलेगी आपको जो आपको पता नहीं होगा। तो शायद आपको ये पहली चीज ना पता हो, जिसको पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है युद्धों का विरोध। जो युद्ध होते हैं, हमारी जो वॉर होते हैं, ठीक है, युद्धों का विरोध। तो लिख रखा है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो युद्ध जो होते हैं, जो वॉर होती हैं, उनका विरोध करते हैं। उनका मानना है कि युद्ध करने से हमारी जान, हमारा माल, यानी कि जान माल दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। हमारे देश में अशांति फैल जाती है, पूरी तरफ जो है वो बहुत ही हड़कंप जैसा कुछ माहौल हो जाता है, और जहाँ शांति स्थापित नहीं होती है वहाँ अराजकता जो होती है वो आ जाती है, ठीक है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक युद्धों का विरोध करते हैं और उनका कहना है कि युद्धों को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, ये सब चीजें करनी चाहिए। हमें निशस्त्रीकरण जो होता है उसको, जो निशस्त्रीकरण का फॉर्मूला है उसको अपनाना चाहिए। अब निशस्त्रीकरण क्या होता है? निशस्त्रीकरण का फॉर्मूला वो होता है जिसमें सभी विश्व के देशों को ये कहा जाता है कि आप ना ही तो हथियारों को बनाओगे, ना ही बेचोगे और ना ही किसी से खरीदोगे। यानी कि जो बना चुके हो उनको भी नाश कर दो और कहीं भी उसका प्रचार प्रसार भी नहीं करना है। इसको निशस्त्रीकरण कहते हैं। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक है वो कहते हैं कि युद्धों को खत्म करने के लिए हमें निशस्त्रीकरण का जो प्रयोग है वो हमेशा हमें
करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहीं पे कर देते हैं, मुझे लगा शायद दिखेगा नहीं लेकिन दिख जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है शक्ति, यानी जो पावर है। शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक बिंदु नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन लीजिएगा। तीसरे फीचर की हम लोग बात करते हैं कि जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो हमारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक मेन उद्देश्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पावर को हासिल करने के लिए नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें दो देश जो होते हैं जितने भी शांति करते हैं, समझौते करते हैं, युद्ध करते हैं, वो सिर्फ पावर को हासिल करने के लिए करते हैं। नहीं भाई, शक्ति भी हासिल करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शक्ति ही नहीं करते हैं, उसके अलावा और भी कई सारी चीजें करते हैं। जो भी बहुत सारे देश एक दूसरे से युद्ध करते हैं या फिर जो है वो शांति करते हैं, समझौते करते हैं, संधियां करते हैं, तो वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि विश्व में बहुत सारी समस्याएं फैली हुई होती हैं। तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए भी आपस में उन चीजों का निर्माण किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पावर को हासिल करना ही उनका मेन उद्देश्य नहीं होता है, ये आपको हमेशा ही याद रखना है, ठीक है। तो हमारा तीसरा जो इसका विशेषता है कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वो है हमारा मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण। जो हमारे वैल्यूज होते हैं उन पर आधारित दृष्टिकोण, ठीक है। मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण तो क्या है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, आदर्शवादी जो लोग हैं जिसको वो सपोर्ट करते हैं, तो आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो विश्व में शांति स्थापना के लिए मूल्यों को आधार बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक मनुष्य के अंदर क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि हम विश्व में जो शांति स्थापित कर सकते हैं वो भाईचारे की भावना से, अहिंसा से, जियो और जीने दो से, युद्ध नहीं करना है, कोई घपला नहीं करना है, कोई बेईमानी नहीं करनी है। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। ऐसा आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं उनका जो है वो उनका दृष्टिकोण है, वो ऐसा मानते हैं। और इसी चीज को लेकर इनकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि जो इनकी आलोचना करते हैं उनका मानना है कि भाई ये आज के टाइम पे ऐसा कौन सोचता है, भाई आज के टाइम पे कौन है ऐसा जो जियो और जीने दो वाला जो फॉर्मूला है उसको अपना रहे हैं। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मार देते हैं, चाहे वो बाप ही क्यों ना हो, चाहे हमारा भाई क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, माँ क्यों ना हो, फैमिली मेंबर को ही मारे जा रहे हैं, तो दूसरों को क्यों जीने देंगे। तो जो इनका ये ऐसा सोचते हैं कि ऐसा है, भाई आज के टाइम पे दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब ये जो ऐसा चीज सोच रहे हैं आदर्शवादी, अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। मैं यहाँ पर क्रिटिसिज्म साथ में नहीं बता रही हूँ, ना ही उसके पॉइंट को लिख रही हूँ, क्योंकि मैं इसका क्रिटिसिज्म का जो वीडियो है वो एक नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको जस्ट क्या करूंगी, सिर्फ फीचर्स के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बोर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि लिखना कैसे है। अलग अलग तरह से पढ़ा जरूर रही हूँ, लेकिन लिखने का तरीका मैं इसी वीडियो में बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला जो है इसका आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो आता है सर्वसत्तावाद का खंडन करना, ठीक है। सर्वसत्तावाद का खंडन कह लो या फिर विरोध कह लो, दोनों का मतलब एक हो जाएगा। कई बार होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं जो भी आसान तरीका होता है कुछ ना कुछ वर्ड ऐसा दे देती हूँ जिससे उनको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं, आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो सर्वसत्तावाद का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि कभी भी एक पावर को सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में, एक राज्य के हाथ में, एक सभा, एक सभ्यता के हाथ में कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर सारी पावर एक ही व्यक्ति की मुट्ठी में होगी तो वो तो अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ बैठेगा। वो किसी को भी बोल देगा हाँ जी मेरे पास पावर है, आ जाओ लड़ने, मैं किसी का मुकाबला
कर सकता हूँ। और इससे क्या होगा भाई, अराजकता फैल जाएगी, पूरे हर तरफ जो है हिंसा है उसी का माहौल बना रहेगा, डर का माहौल बना रहेगा। तो इसी वजह से बोलते हैं, इसी वजह से आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो शक्ति है उसका विभाजन किया जाना चाहिए। सारी पावर को सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में, एक राज्य के हाथ में मत दो, बल्कि उसको अलग अलग तरह से अकॉर्डिंग टू उसको बांट दो। आधी राज्य को दे दो, आधी लोगों को दे दो, जैसे कि हमारे भारत में है भाई। सारी पावर कहाँ है हमारे भारत में? सारी पावर देखो, हमको लगता है कि लोकतंत्र है तो सारी पावर लोगों के हाथ में है, ऐसा नहीं है भाई। लोगों के हाथ में पावर है तो फिर कानून जो है उनको क्यों सजा देता है? सब लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शक्ति का जो प्रयोग है हम उसको किस तरह से कर सकते हैं? मानव अधिकार के जरिए उसको बांट सकते हैं कि हाँ जी तुमको ये अधिकार है, लेकिन पुलिस वाले भी हैं, गलत काम करोगे तो तुमको कानून के जरिए तुमको सजा भी मिलेगी। कंट्रोल भी है, पावर भी दी है, कंट्रोल भी है, पावर भी, ठीक है। तो लोकतंत्र के माध्यम से कर सकते हो, फ्रीडम के माध्यम से कर सकते हो। तो एक ही व्यक्ति के अगर हाथ में पावर चली जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको पता है हिटलर के बारे में किसने नहीं सुना है? उसके पास पावर थी, उसने जो मर्जी किया। आज भारत में हमारे पास लोकतंत्र जरूर है, लेकिन पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, ये कोर्ट है, वो कोर्ट है, हमारे मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे राष्ट्रपति है, कितनी सारी चीजें हैं, सब में पावर को बांटा गया है। पुलिस सेना है, नौसेना है, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, तो हर किसी पावर को बांटा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको हमेशा ही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, चलिए आ जाएगा, ये पे आ जाएगा, ठीक है। वो है कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे क्या बोलेंगे उनको, संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन। तो लिख रखा है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे संगठन होते हैं उनका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो विश्व में शांति स्थापना करने के लिए, जो इंटरनेशनल विवाद होते हैं, जो इंटरनेशनल समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सुलझाने में बहुत ही अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए हमारे पास इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यूएनओ है एक, और एक हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो कि सभी देशों पर कंट्रोल करता है। अगर दो देशों की वजह से, दो देशों के लड़ने की वजह से, उनके बीच में दिक्कत की वजह से पूरे देश में शांति स्थापित करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर यूएन उन दोनों को बुलाता है, बिठाता है साथ में, फिर बातचीत करके मामले को सुलझाने को कहता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो, किसने बुलाया? जो अगर वो उनको नहीं बुलाता तो युद्ध कर बैठते। उन दोनों का युद्ध करने से क्या होता? सिर्फ वही दोनों इफेक्ट्स थोड़ी होते, पूरा विश्व उसकी चपेट में आ जाता। इसलिए यूएनओ बुलाता है, वहीं से बातचीत करो भाई, मामले को सॉल्व करो, तुम्हारी वजह से विश्व में कोई शांति की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं इसमें कि विश्व राज्य की स्थापना। चलिए आई थिंक 6 पॉइंट हो गए थे, 7 पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। दोबारा से लिखती हूँ। विश्व राज्य का समर्थन भी आप कह सकते हो, विश्व राज्य का समर्थन। तो लिख रखा है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो विश्व राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। वो विश्व राज्य यानी कि वर्ल्ड स्टेट और वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए जाने के पक्ष में है। उनका कहना है कि जब सारी दुनिया एक राज्य बन जाएगी, जब सारी दुनिया, सारे विश्व के जो देश हैं वो एक राज्य में इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनके बीच में पहले जब वो अलग अलग थे तो उनके बीच में काफी सारे एक दूसरे को लेकर झगड़ा बना हुआ था, दुश्मनी थी, ईर्ष्या थी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी। जब वो सारे एक ही ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो जो होड़ थी, जो एक दूसरे से नफरत थी, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और जब ये होड़ है, जो भी प्रॉब्लम है, खुद ब खुद इकट्ठे होकर खत्म हो जाएंगी, तो विश्व में शांति अपने आप ही आ जाएगी। और इसीलिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि हमें पूरी दुनिया को एक राज्य में स्थापित कर देना चाहिए, ताकि उनके बीच में प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगी। फिर क्या होगा, एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हैं तो एक दूसरे के लिए काम भी करना शुरू कर देंगे। तो ये भी उनके लिए जरूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये लोग इनकी विशेषता आती है। देखो विशेषता का मतलब है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। विशेषता मैं ये बता रही हूँ कि आदर्शवादी लोगों की सोच क्या है, मैं उनके सोच के बारे में पॉइंट मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा की बात करते हैं, तर्क यानी हमारी जो बुद्धि होती है उसकी बात करते हैं, ये विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान पर बल की बात करते हैं। ठीक है, विज्ञान पर बल तो क्या है, देखिए आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो एजुकेशन पर बल देते हैं, शिक्षा पर बल देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शिक्षा क्या करती है, शिक्षा जब हम प्राप्त करने जाते हैं तो सबसे पहला जो शिक्षा हमारे लिए काम करती है वो हमारे बिहेव को बनाती है, हमारे व्यवहार करने के तरीके को बनाती है, हमें ये बताती है कि हमें समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से हमें समाज के लोगों के साथ व्यवहार करना है। दूसरा है बुद्धि, बुद्धि यानी कि तर्क, यानी कुछ लोग होते हैं जो अंधविश्वास में फंसे होते हैं, अपनी कल्पना मनगढ़ंत चीजों के अकॉर्डिंग सारी चीजों को डिसाइड करते हैं। लेकिन आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान कहते हैं कि हमें कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, अपने दिमाग से सोच समझ के नाप तोल करके ही कोई डिसीजन लेना है। उसके बाद क्या करते हैं, विज्ञान पर बल देते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप करने के बारे में बात करते हैं कि जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी डेवलप होगी बहुत ही अच्छी होगी, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छा होगा और इससे क्या होगा, शांति स्थापित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 पॉइंट हैं जो मैंने आपको इसके बताई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो हमारे क्रिटिसिज्म है, जो उसकी आलोचना की गई है, वो मैं आपको बताऊंगी। लिखने का तरीका आपको पता है, ठीक है, और अब मेरे से जो है वो इसके क्रिटिसिज्म के बारे में भी जानकारी अगली वीडियो में हासिल कीजिएगा। सिंपल सी बात है, अगर एंडिंग तक आप मेरे साथ बने हुए हो तो इसका मतलब तो पक्का ही है कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, सोशोलॉजी का +1 +2 और BA के जो 6 सेमेस्टर होते हैं उन सभी के सोशोलॉजी के जो हमारे टॉपिक है वो सभी बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाएगा मैं किस टाइप क्या करती हूँ। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी मैंने हर टॉपिक से, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, उन सभी चीज़ों से मैं रिलेटेड वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब वो जाकर भी देख सकते हो, और हो सके आपको लगे कि अच्छा है तो आप दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।